अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज की क्लास इसलिए रखी है कि आप जो है मिड टर्म को डिस्कस कर लें, उसके हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके जहन में मुश्किलात हैं, उनको डिस्कस कर लें। बिल्कुल एंड टाइम पे जो है वो इंटरनेट दगा दे गया था, इसलिए हम लेट शुरू कर रहे हैं आज क्लास। और मैंने आपको बताया कि आज हमने कुछ पढ़ना नहीं है, आज सिर्फ डिस्कशन करना है। मिड टर्म के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर जी जनाब। सर हमारे हर टॉपिक में एक, मतलब रिलेटेड हैं उसूल्स। तो मुझे ये पूछना था कि सर उसूल जो है वो अलग क्वेश्चन बनकर आते हैं या उसी टॉपिक के अंदर कंटिन्यू लिखने होते हैं जैसे आपने लिख के दिए हुए हैं। देखें, अलग से भी आ सकता है कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर इजारा है, इजारा के उसूल लिखें, तो आपको इजारा के उसूल लिखने से पहले इजारा की तारीफ भी तो करनी पड़ेगी। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इजारा की तफसीलात बयान करें या इजारा के ऊपर नोट लिखें या व्हाटएवर, तो उसमें फिर आपको उसूल भी लिखने पड़ेंगे। तो सर सवाल अगर जैसा भी हो आप। बोले बोले हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर अगर शॉर्ट में हमारे पास सिर्फ आए कि इजारा के बुनियादी उसूल बताएं तब भी हमें इजारा की डेफिनेशन वगैरह का नहीं जो नहीं काम नहीं बता नहीं रहा है नहीं वो करना नहीं, तब तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर है कि तब आप उसको मुख्तसर करके सिर्फ जो पूछा गया है वही लिखेंगे। है। तो सर शॉर्ट में हमें कितनी हेडिंग कर लेनी चाहिए, मतलब। ये आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, किसने बताया? नहीं सर, असल में काफी सारे सब्जेक्ट में ऐसा है कि शॉर्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चन और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा शायद यहाँ इस्लामियत में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूं कि शॉर्ट अगर आता है तो किस तरीके से करना है। देखें, इस्लामिक स्टडीज़ का जो पेपर आपका एक्सटर्नल का आता है, वो आमतौर पे ऐसा होता है कि उसमें 7-8 सवाल होते हैं और उनमें से 5 सवाल आपने करने होते हैं, और हर सवाल जो है वो 12 नंबर का होता है, तो वो 12 पंजे 60 के हिसाब से 5 सवाल आपने करने होते हैं। तो चूँकि वहाँ पर वो पैटर्न चलता है, तो उसी को इंटरनल में भी हम उसी को फॉलो करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपको जो है वो 5 सवाल दिए जाएँ करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सवाल के नंबर 12 से कम होके 8 हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अभी जो मिड टर्म होगा उसके बारे में सोचा नहीं कि कितने सवाल होंगे, क्या होगा, लेकिन ये है कि उसमें इस तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग की क्लासिफिकेशन नहीं होगी, उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस ही होंगे।
सर मुशारका और मुदारबा के बाद 2 टॉपिक थे, इजारा और एक और टॉपिक है। तो सर अब उसका ब्रीफ आइडिया आपने ना उसकी वीडियोस सेंड की हुई है, तो एक बार ना सिर्फ मतलब फेस टू फेस जो है, मतलब ऑनलाइन बता दें कि एग्जैक्टली ये दोनों टॉपिक होते क्या है, क्योंकि वीडियो देखने जाओ तो वीडियो देखी नहीं जाती है। वीडियो देखी नहीं जाती का क्या मतलब? सर यूट्यूब में दाखिल हो और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ लो, ये पॉसिबल नहीं है। सही सही, तो यूट्यूब में दाखिल होते ही कपिल शर्मा शो शुरू हो जाता है। नहीं सर, कपिल शर्मा शो के अलावा वाले सारे शो शुरू हो जाते। अच्छा अच्छा, देखिए हमारा जो कंटेंट नंबर 8 है ना, वो है इस्लामिक फाइनेंसिंग। अब इस्लामिक फाइनेंसिंग के डिफरेंट मोड्स हैं, जिनमें से हमारे पास 4 हैं: मुशारका, मुदारबा, इजारा और मुराबहा। इजारा का मतलब होता है रेंट पर कोई चीज़ देना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा घर है और मैं उसे किराए पर दे रहा हूँ आपको, तो ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये किस तरीके से होगा और उसमें क्या कुछ हो सकता है, ये इजारा की तफसीलात हैं। ठीक है, मेरे पास उसकी प्रेजेंटेशन है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जी सर दिखाएं। ये देखिए जनाब, हमारे यहाँ कन्वेंशनल जो मार्केट है उसमें इसको लीज भी कहा जाता है। लेकिन लीज में और इजारे में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं जल्दी जल्दी से पूरी प्रेजेंटेशन ही आपके सामने गुजार दूँ तो आपके लिए अच्छा हो जाए। लिटरल मीनिंग है किसी चीज़ को किराए पर देना, और शरीयत की इस्तिलाह में इसकी 2 सूरतें बनती हैं। वो 2 सूरतें कौन सी हैं? पहली सूरत तो ये है कि किसी शख्स की खिदमत हासिल करना, यानी कि किसी की सर्विस लेना किराए पर, जैसे कि आप कुली की खिदमत हासिल करते हैं, या आप जो है वो कोई किसी को वकील बनाते हैं, ठीक है, या टीचर की जो खिदमत होती हैं, ये भी आप एक तरीके से इजारा का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप पे कर रहे होते हैं और आप उससे सर्विस ले रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये पहली सूरत है। दूसरी, अच्छा, इसमें जो है जो लोग होंगे, एक आजिर होगा, एक अजीर होगा और एक उजरत होगी। आजिर का मतलब है जिसने शख्स को हायर किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वकील हायर किया है तो मैं आजिर कहलाऊंगा, और वकील जो होगा वो अजीर कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लेसर, लेसी, और जो मैं उसको पैसे दूंगा वो उसकी उजरत कहलाएगी। आप उसे वेजिस कह लीजिए या आप उसे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि किसी इंसान की सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको किराए पर दिया जा रहा है। ये वाली जो सूरत है ये जिसको हम लीजिंग कहते हैं उसकी तरह है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी, इन दैट केस द टर्म इजारा इज एनालॉग्स टू द इंग्लिश टर्म लीजिंग। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि जो पहली वाली सूरत है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं और वो यहाँ पर हमारा मौजू नहीं है। ये जो दूसरी वाली सूरत है ये हमारा मौजू है कि कोई प्रॉपर्टी आप किराए पर दे रहे हैं। अब इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है मूजिर, एक होता है मुस्ताजिर, एक होता है उजरत और एक होता है माजूर। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी है ये। मूजिर का मतलब है किराए पर देने वाला। मेरा घर है, मैंने आपको किराए पर दिया है
तो मैं मुजिर हूँ और आप मुस्ताजिर हैं। जिसने किराए पर लिया है वो मुस्ताजिर है, और जो किराया अदा किया जा रहा है उसको उजरत कहा जाएगा, और जो चीज़ किराए पर दी गई है, जो लीज्ड प्रॉपर्टी है, उसको माजूर कहा जाएगा। ठीक है जी। इजारे की किस्में हैं दो। एक इजारा तो सिंपल है, पहले समझ लीजिए कि क्या है, फिर हम यहाँ स्लाइड की तरफ आते हैं। एक इजारा ये है कि मेरा घर है, मैंने आपको किराए पर दिया है और आप उसका किराया अदा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितना भी है। 5 साल का सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप मुझे किराया अदा कर रहे हैं, 5 साल तक आपने मुझे किराया अदा किया और उसके बाद आपने मेरा घर खाली कर दिया और आप अपना सामान उठाकर चले गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कहानी खत्म हो गई। एक इजारा ये, इसको कहते हैं अमली इजारा, ऑपरेटिंग इजारा इसको कहा जाता है, इजारा तशगीलिया इसे कह सकते हैं आप। ठीक है। दूसरा है फाइनेंशियल इजारा। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर ये बात तय की जाती है कि आपका घर जितने अमाउंट का है उतनी अमाउंट मैं आपको अदा करूँगा इतने महीनों में, और मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ मंथली बेसिस पे वो किराया होगा। ये ज़रा समझिएगा क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। मिसाल के तौर पर सपोज कर लीजिए कि 1 करोड़ का घर है। ठीक है। अब हमने 1 करोड़ की मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाई, और फर्ज कर लेते हैं कि 5 साल में जो इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं उनको अगर टोटल किया जाए तो वो 5 साल में तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 लाख बन रही हैं। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप मुझे 5 साल तक किराया अदा करेंगे, और वो जो किराए की रकम है वो इस तरीके से सेट की गई है कि 5 साल में आप मुझे 1 करोड़ 10 लाख अदा कर देंगे, और जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो इस घर के आप मालिक बन जाएंगे। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर तय किया जाता है। तो जब तक तो गोया कि आप जो है आपने घर मुझसे इंस्टॉलमेंट पे लिया है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इजारे का हुआ। सही है। तो जो जो मंथली बेसिस पे आप मुझे पैसे दे रहे हैं, गोया कि आप अपना उस जो घर है मेरा, उस घर के एक एक यूनिट के मालिक बनते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 5 साल में तकरीबन कितने 60 महीने हैं, तो हमने उस घर के 60 यूनिट बना दिए हैं और हर यूनिट की कीमत मुकर्रर कर ली। आप हर महीने मुझे पैसे दे रहे हैं और उस घर का एक यूनिट आपकी मिल्कियत में जाता जा रहा है। ठीक है। पहले महीने आपने पैसे दिए तो 60 में से 59 यूनिट मेरे रहे और एक यूनिट के मालिक आप बन गए। उसके बाद 58, 57, 56 यूं ये करते 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 एक दिन आएगा कि मैं एक यूनिट का मालिक रहूंगा और आप 59 यूनिट्स के मालिक हो जाएंगे, और फिर जब आप आखिरी यूनिट के मालिक बनेंगे तो फिर मेरी मिल्कियत आपकी तरफ मुंतकिल हो जाएगी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इजारा। हमारे यहाँ इस्लामिक फाइनेंसिंग में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि बैंक वाले जो कार फाइनेंसिंग करते हैं, एक तो कन्वेंशनल बैंक कार फाइनेंसिंग करता है, दूसरा इस्लामिक बैंक कार फाइनेंसिंग करता है, वो उसको नाम भी कार इजारा देते हैं, कार इजारा बाय मीज़ान बैंक, कार इजारा इस्लाम बैंक इस्लामी वगैरह वगैरह। तो उसमें यही कुछ हो रहा होता है कि गाड़ी की जितनी कीमत होती है उसके यूनिट बना लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप कितने साल में कीमत अदा कर सकते हैं। आप 3 साल में कर सकते हैं तो उसके 36 यूनिट बना लिए जाएंगे। आप 1 साल में कर सकते हैं तो 12 यूनिट बना लिए जाएंगे। आप 7 साल में कर सकते हैं तो फिर उसके 84 यूनिट्स बना लिए जाएंगे, और हर हर यूनिट की आप कीमत देते रहेंगे, और जब टाइम पूरा हो जाएगा, ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, पेमेंट पूरी हो जाएगी, तो उस गाड़ी के मालिक बन जाएंगे आप। इसको कहते हैं फाइनेंशियल इजारा, या अरबी में कहते हैं इजारा मुनतहिया बित्तमलीक। इजारा मुनतहिया बित्तमलीक का मतलब है ऐसा इजारा जो मालिक बनाने पे एंड करता है। मुनतहिया इंतहा से निकला है। ठीक है। आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया। यस ये सर। इस ये इसके बुनियादी उसूल है।
कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस का मतलब ये है कि ये जो मुआहदा हो रहा है ये रेंट का मुआहदा हो रहा है यानी कि जब तक आप आखिरी यूनिट की पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं। मालिक मैं ही, मेरी गाड़ी थी, मैंने आपको दी है। तो जैसे बैंक से आप कार फाइनेंसिंग, कार इजारा करवाते हैं, तो आखिरी यूनिट की पेमेंट करने के बाद आप उस गाड़ी के मालिक बनते हैं। जब तक आप आखिरी यूनिट की पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक बैंक उसका मालिक रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर गाड़ी को कोई नुकसान हो गया या गाड़ी चोरी हो गई या गाड़ी जो है वो जल गई या कुछ भी हादसा हो गया तो उस नुकसान का जिम्मेदार बैंक होगा, क्योंकि वो गाड़ी बैंक की है, जिसकी मिल्कियत होती है वही जिम्मेदार होता है। आपने तो किराए पे ली हुई है, जब किराए पे ली हुई है तो आपने अमानतन ली हुई है, और जब कोई चीज़ अमानतन आपके पास होती है तो उसके नुकसान के जिम्मेदार आप नहीं होते। ठीक है, तो माजूर की हैसियत जो है, लीज प्रॉपर्टी की हैसियत क्या है? लीज प्रॉपर्टी की हैसियत ये है कि जो मुजिर है, जिसने किराए पर दिया है, ये उसी की मिल्कियत रहेगी अनटिल आप उसके आखिरी यूनिट की कीमत पे करते हैं। ठीक है, माजूर की मिल्कियत का यही मतलब है। इजारा के अखराजात जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंस वो होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि प्रोसेस जो होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी या वगैरह वगैरह, जो एक दफ़ा के अखराजात हैं शुरू में, इनिशियल जो हैं, वो बर्दाश्त करेगा मुस्ताजिर, सॉरी वो बर्दाश्त करेगा मुजिर जो किराए पर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद के जो अखराजात हैं, मिसाल के तौर पे 5 साल के लिए मैंने गाड़ी जो है वो इजारा पे ली है। अब 5 साल में जो उसकी मेंटेनेंस होगी, ये मैं उनसे जाके नहीं लूँगा जिन्होंने मुझे गाड़ी किराए पर दी है, या उसका जो फ्यूल होगा या उसकी जो ऑयलिंग होगी या जो कुछ भी अखराजात होंगे जो बार-बार होने वाले अखराजात हैं, उसका ज़िम्मेदार मुजिर नहीं होगा, मुस्ताजिर। ठीक है, नंबर 5 है मुद्दत इजारा। ये एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होनी चाहिए कि कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी क्या तफसीलात होंगी, एक यूनिट की कीमत कितनी होगी, ये भी तय होनी चाहिए उसी टाइम पर। ठीक है, अच्छा, मजीद नंबर 6 जो है, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है दो लोगों का घर है, एक घर है, एक तो हमारे यहाँ होता है ना पोर्शन डिवाइड हो जाते हैं, ऐसी सूरत में नहीं। ऐसी सूरत में तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी है नहीं। मिसाल के तौर पर एक घर है 2 मंजिला, एक पोर्शन मेरा है, एक आपका है, तो नीचे वाला मेरा है, आपका कोई दखल नहीं है, ऊपर वाला आपका है, मेरा कोई दखल नहीं। इस सूरत की, इसको हम जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ठीक है, अलग अलग है। जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मैंने और किसी और ने मिलकर 2 करोड़ का घर खरीदा है और वो हमने किराए पर दिया हुआ है या हमें किराए पर देना है, या हम में से कोई एक पार्टनर जो है ये चाहता है कि वो किराए पर दे दे। भाई मैंने और किसी और साहब ने मिलकर 2 करोड़ का घर खरीदा और वो हमारे पास रखा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि फालतू रखा हुआ है, क्यों ना इसको किराए पर दे दिया जाए। मैंने अपने पार्टनर से कहा मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसको इजारे पर नहीं दे सकता, मैं उसे एतमाद में लूँगा और मैं उसकी मर्ज़ी से उस घर को किराए पर दूँगा और वो जो किराया आएगा वो भी हम दोनों के दरमियान में शेयर होगा। ठीक है। नंबर 7 ये है कि माजूर जो है, जो चीज़ किराए पर दी जा रही है उसकी एक-एक चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। कोई बात जो है वो हाइड नहीं रखनी है। मुस्ताजिर की हैसियत जो किराए पर ले रहा है उसकी हैसियत अमीन की, अमानतदार है वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई नुकसान हो गया गलती से तो वो उस नुकसान का ज़िम्मेदार नहीं होगा अनलेस कि उसकी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से नुकसान हुआ। ठीक है। नंबर 9 है मकसद इजारा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज़ इजारा पे दे रहा होता हूँ तो मैं वाज़ेह करता हूँ कि भाई मैं आपको ये घर इस मकसद के लिए किराए पर दे रहा हूँ, इसके अलावा आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैंने ये दी थी जब मैं वीडियो बना रहा था, रमज़ान चल रहे थे, तो मिसाल के तौर पर एक साउंड सिस्टम वाला है ना, मैंने उससे साउंड सिस्टम लिया कि भाई मुझे घर में तरावी पढ़ानी है। उसने मुझे 1 महीने के इजारे पर
वो साउंड सिस्टम दे दिया और हमारे ज़बान कीमत तय हुई कि भाई महीने के एंड पे आपको इतने पैसे में दे दूंगा। अब वो जो साउंड सिस्टम है वो मैंने लिया है तरावी के लिए, तो मैं उस साउंड सिस्टम को किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये शर्त लगी है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम, उसने मुझे कहा कि भाई देखो आप जिम्मेदार हो, आपके बारे में मुझे एतबार है, आप पर यकीन है, इसलिए मैं आपके हवाले कर रहा हूँ ये मशीनरीज, आप सिर्फ तरावी में इसको इस्तेमाल करें, इसके अलावा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अच्छा, अब पूरा महीना मैं उसको सिर्फ तरावी में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये नहीं होगा कि जी घर में कोई फंक्शन हो रहा था उसमें भी इस्तेमाल कर लिया, पड़ोस में बच्चे की बर्थडे है, मैंने कहा यार ये लो साउंड सिस्टम आजकल आया हुआ है, आप भी इस्तेमाल कर लो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 घंटे की तरावी है तो उस शख्स ने मुझे 30 घंटे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। मैं 30 घंटे से ज़्यादा उसे इस्तेमाल करूँगा तो उसकी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी और ये वादे की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, तो 9th जो पॉइंट है इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे माजूर जो किराए पर दे रहा है वो मुस्ताजिर को पाबंद कर दे कि आपने इस चीज़ को सिर्फ इस मकसद में इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर मुस्ताजिर उसको उसके अलावा किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये इजारा की कहानी ख़त्म हो गई। जी जनाब, यहाँ कुछ मैसेज आए हैं मेरे पास कि उर्दू वाले पेपर कैसे देंगे, एक पेज पर लिखकर आपको पिक सेंड कर देंगे। देखिए पेपर आप ऐसे देंगे, फ़ायदा 1 मिनट, पेपर आप ऐसे देंगे कि आप जो है सुबह-सुबह जैसे क्लास टाइमिंग शुरू होती है, तो आप आके सुकून की जगह पर बैठ जाएँगे, अपनी वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है सामने बैठकर आप देंगे टेस्ट। कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कुछ चीटिंग नहीं होगी। जो चालाक लोग हैं, ख़ास तौर पर वो लोग सामने बैठकर पेपर देंगे और उसी वक़्त वो जो पिक्चर्स हैं उसकी वो मुझे ईमेल कर देंगे या मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जी, फ़ायदा कुछ कह रही हैं आप? ओह! ये एक साहब कह रहे हैं कि जी मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, तो भाई आप बाकी पेपर कैसे दोगे? जो बाकी पेपर्स जो लोग कुछ लोग तो टाइप करवा रहे हैं, कुछ लोग सामने बिठा के पेपर लेंगे, तो बाकी पेपर्स आप कैसे लेंगे? आपके पास अगर कोई और सॉल्यूशन है, कोई सूरत है तो मुझे बताइए ताकि हम उस पे भी गौर करेंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा, टोटल क्वेश्चंस कितने देंगे?
देखिए 90 मिनट्स का आपका पेपर है, तो कितने सवाल दिए जाएं? कोशिश करेंगे कि 5 से 6 सवाल दिए जाएं और 3-4 उसमें से करने हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ेंगे और हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। सर कैब के सर ने कैमरा ऑन रखने का कहा है, लेकिन उन्होंने कहा जो कैमरा ऑन नहीं रखेगा ना उसके 20% मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है। 20% नहीं कहा, 2 नंबर कटेंगे बस। 10 में से अगर 2 नंबर कट रहे हैं, अगर 10 में से आपके 2 नंबर 20% ही बन काट रहा रहे है हैं तो भाई। 20% नहीं तो होगा। 2 बोलो, 20 से डर दो लगता है बोले भाई। थे भाई, बस 2 2 बोले बोलो। थे, कौन हो गया क्या हो गया। नहीं, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, 2 नंबर की बात ही नहीं है। हमें क्या पता आप पीछे बैठ के क्या कर रहे हो भाई। सर हम आपको दिखाएंगे ना क्या कर रहे हैं। सर जो हमारे बात है पास 11 हाँ, सर हमारे पास 11 प्रो मैक्स नहीं है सर। हमारे पास भी नहीं है भाई। हम सर भी जो है हमारे पास वो छोटा सा वो जो नहीं है नोकीला वो है। भी मैं क्या बोलूँ, सुबह सुबह सुनाऊँ कुछ उल्टा सीधा। सर उसके कैमरे में ना वो पानी चला गया है। बेटा फिर बाथरूम में लेके क्यों जाते हो? अबे सर समझा कर भी बता नहीं सकता। मैं भी इसलिए चुप हूँ कि सब लोग कनेक्टेड है ना। हम पर्सनल पे बात करना फिर बताऊंगा। चले सर, ये तो होती रहेंगी बातें पढ़ाई की। और भैया चाय नाश्ता कर लिया सर आपने? नाश्ता नहीं किया भाई। मेरी तो आंख नहीं खुल रही सर, मैं ऐसी आंखें बंद करके बैठा हूँ। तुम मर जाओ यार, एक ही बार बंद कर लो आंखें। सर अब ऐसा क्या भी ये नहीं बोलना सर। क्या ये रोज रोज का रोना। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि भाई मोबाइल पकड़ेंगे या काम करेंगे। यार ये आपकी एक प्रॉब्लम्स हैं। आप उसको एक ऐसी जगह पे सेट करके रख लीजिए कि आपकी कॉपी के ऊपर जो है कैमरा फोकस रहे। आप शक्ल ना दिखाएं, आप लोगों की शक्लें नहीं देखनी हमें। आप कैमरा ऐसी जगह पे मोबाइल ऐसा करके रखें कि वो उसका फोकस जो है वो आपके हाथ पे हो और आपकी कॉपी पे हो। दैट्स इट। मुझे पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं। सर बस हाथ और कॉपी दिखानी है ना। भाई तुम तो मत ही दिखाना शक्ल, सुबह सुबह दिन खराब हो जाएगा। सर ऐसी बात नहीं, तैयार होके बैठूंगा आपको दिखाऊंगा। मसला थोड़ी है कोई। सर ये बातें बताई नहीं जाती। ये बातें बताई नहीं जाती, बुरी बात होती है न, भाई। नजर लग जो जाती। आपको सुनो सुनो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आप सामने रखें मोबाइल और काम शुरू कर दें। आप ने जो है वो शक्ल दिखानी है शक्ल दिखाएं, कॉपी दिखानी है तो कॉपी दिखाएं। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि आप मेरे सामने हो, मुझे पता चले कि कौन बैठा हुआ है सामने। अब सिर्फ हाथ दिखाने में ये भी मसला है कि तुम छोटी बहन को बिठा दो कि बेटा मेरा पेपर करो फिर। सर वो इतनी तेज है, बता देगी आपको छाप रहा है ये। जी जनाब, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए। सर आपने जो नोट्स में है कहीं कहीं जगह ना एग्जाम्पल गिवन की हुई है, तो सर अगर हम मतलब वो सवाल सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल देना लाजमी है। तो प्राइमरी बच्चे का सवाल पूछा है आपने भाई। एग्जाम्पल देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देने से बात वाज़ेह होती है तो अच्छी बात है। आपने कोशिश करनी है कि एग्जामिनर को जो है वो वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि आपके दिल में क्या है। तो उसको बताने के लिए अगर एग्जाम्पल देनी पड़ रही है तो बिल्कुल दीजिए। नहीं देते हैं तो कोई ऐसा सर मसला नहीं है। सर क्योंकि मुशारका के एग्जाम्पल तो सर पे से फ्लाई कर रही है।
नहीं तो सर पे से क्यों फ्लाई कर रही हैं? आपको जो समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिए। अगर अभी मौका नहीं लग रहा, सर आप यहाँ किसी पर भी वक्त जो है है इससे हमारा बोलो। सर आपकी आवाज कट रही है। बोलिए बोलिए। सर अभी जो आपने फाइनेंशियल लीजिंग पढ़ा है उसमें आपने कहा कि हर यूनिट के लिए वो पे कर रहा है, इसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। व्हाट इफ कि उसने हाफ यूनिट के लिए पे किया, इसके बाद वो हाफ यूनिट के लिए पे नहीं कर सकता, तो इट्स लाइक कोई कंडीशन होगी। नहीं तो फिर वो सिंपल रेंट होगा ना। मिसाल के तौर पर 60 महीनों में से 30 महीनों की उसने पेमेंट की और आगे वो नहीं कर रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। जो उसने पेमेंट की है मंथली, उसको आप मंथली रेंट काउंट करेंगे। और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने 3 महीने के लिए कोई चीज़ किराए पे ली थी और आपका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गया, टर्म मैच्योर हो गई। ओके सर। सर आपने ना एक प्रेजेंटेशन ली थी जो बॉयज ने हाँ, दे दी थी और गर्ल्स ने नहीं दी थी। आपने कहा था उसके नंबर भी जो है ना मिड टर्म में काउंट होंगे। ये बात भी है, सही बोल रहा है। नहीं मिड टर्म में काउंट नहीं होंगे वो, इंटरनल फाइनल में टर्म में काउंट होंगे। इंटरनल एग्जामिनेशन जो होगा आपका उसमें काउंट। मार्क्स बता दे सर कितने का था वो। मैं ले लूंगा भाई प्रेजेंटेशन, तुम इतनी टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट वीक में हम किसी दिन रखते हैं, या आपके मिड टर्म के पेपर जो चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के ये हो जाएं, नेक्स्ट वीक में तकरीबन सब हो जाएंगे, तो फिर उससे अगले वीक में हम प्रेजेंटेशन रख लेंगे। हमारी तो नहीं होगी ना सर। नहीं यार, तुम जब भी बोलते हो ऐसी बात बोलते हो कि बस क्या करोगे बड़े होकर तो। सर जो जो टॉपिक्स हैं उन सबके नोट्स सेंड कर दें बस, शुक्रिया भाई। उनके नोट्स मैं सेंड कर चुका हूँ। मुझे नोट्स सेंड करने हैं अभी ह्यूमन राइट्स के और जो लास्ट वाला चैप्टर जो अभी पढ़ाया नहीं उसके करने हैं बस। सर आपने मीसाक मदीना के नोट्स दे दिए लेकिन वो पढ़ाया नहीं है। पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे। कंटेंट नंबर 9 तो वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है सीरत नबी है, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके लिए किताबें आपको दी थी, जो आपके टॉपिक्स हैं उन किताबों में सर्च करें, उनको पढ़ लीजिए, बात ख़त्म हो गई। टू 2013 में पहली दफ़ा मैंने ये कोर्स पढ़ाया था, तब से लेके आज तक कंटेंट नंबर 9 मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं है। इसलिए कि उसको क्या पढ़ाया जाए, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उसका मुताला करना है आपने। आप उसका मुताला करें और उसको लिख दीजिए। और उस कंटेंट 9 में भी 2-3 चीज़ें हैं जो पेपर में आपके पास आती हैं। एक तो सुलह हुदैबिया है, मीसाक़ मदीना है और हिजरत मदीना। ये 3-4 चीज़ें हैं उस पूरे कंटेंट्स में से जो आपके पेपर में आती हैं। तो वो जो किताबें मैंने दी थी, वो किताबें ढूँढ कर ऐसी निकाली है मैंने जिसमें बहुत आसान अंदाज में लिखा हुआ है, बिल्कुल आम फहम, ठीक है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद उसको लिख दीजिए, दैट्स इट। जी और कोई बात?
यार क्या बोल कर रहे हो आप? सर वैसे एक बात बताऊं, हाँ बोलो। हाँ भाई बता दो, आज ही बताओगे कल बताओगे? हाँ सर, अब तो कोरोना के इतने केसेस बढ़ गए और यहाँ पे सबको पेपर लेने की पड़ी हुई है। यहाँ पे अभी पता नहीं हमारी मौत का कब आ जाए कब नहीं आए। जो बात है भाई। यहाँ पे सर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए। अब तो अपनी मौत को याद करना चाहिए। असाइनमेंट क्या है, मर गए तो कौन सा असाइनमेंट देंगे सर। पॉइंट है चलो पॉइंट। फर्ज, हाँ पॉइंट ये बताओ, फर्ज कर लेते हैं कि क्लास से विलास से सब खत्म कर दिया, ठीक है, आपको घर पे छोड़ दिया, तो क्या करोगे घर बैठ के? अल्लाह अल्लाह सर करोगे? अभी अभी तो मुसल्ले पे बैठ जाना चाहिए सर। जाना चाहिए की बात नहीं कर रहा, आप क्या करोगे ये बताओ। क्या आवाज नहीं आई सर? मैंने कहा क्या करना चाहिए, नहीं आप क्या करोगे वो बताओ। किस चीज के हवाले से? आप कह रहे हो ना मुसल्ले पर बैठ जाना चाहिए, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप बैठोगे मुसल्ले पे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं बैठेंगे सर। क्यों सुबह सुबह झूठ बोल रहे हो? पुराने जमाने में लोग झूठ बोलते थे तो सर में दर्द शुरू हो जाता था उनके। नहीं सर, वैसे सीरियस सर, केसेस बहुत बढ़ गए सर। अब तो सुनने में भी आ रहा है, पहले सुनने में नहीं आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा हो गया। उसका आपकी पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है सर। यहाँ पे कोरोना रोजा इतना चल रहा है। रोजाना उठ के नहा लिया टेंशन करो ना, तुम्हें नहीं होगा। नहाओगे नहीं तो सर, एसिड लगेगा ना। सर टेंशन। बात भाई, टेंशन नहीं लो आप। अच्छा, आप जरा खामोश होने की कोशिश करें। टाइम जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, जल्दी से दोबारा रीजॉइन करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या करना है।